वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी, जिसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी हुई पूरी 360 डिग्री की चर्चा हम करने की कोशिश करते हैं, मैनेजमेंट से लेकर के, ब्रोकर से लेकर के, और इसके अलावा क्या कुछ ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम चल रहा है, कैसे लिस्टिंग हो सकती है, लिस्टिंग में आपको अप्लाई करना चाहिए, लिस्टिंग के बाद कब निकलना चाहिए और अप्लाई भी करना चाहिए आईपीओ पे कि नहीं, इन तमाम पहलुओं के ऊपर बातचीत करते हैं। लेकिन हमारे साथ आज एक खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खास मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्क्रीन पर जरा सबको लेकर के आइए और सबसे पहले जरा उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ किरण प्रकाश जी मौजूद हैं, हमारे साथ सौरभ विद्याधर जी मौजूद हैं। आप दोनों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। सर, तो आप लोगों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले जरा हमारे साथ हमारे सहयोगी और हमारे परम मित्र संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ज़रा ये समझ लेते हैं आपकी कंपनी का कामकाज किस तरीके का है और इस आईपीओ की डिटेलिंग क्या है, क्योंकि आज से ही आईपीओ खुला है तो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी। संदीप जी बताइए, क्या कुछ जानकारी आपके पास है और आज से आईपीओ खुला, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? बिल्कुल अच्छा रिस्पांस कहना चाहिए, जो क्योंकि पहला दिन है और पहले दिन ही आईपीओ पूरा भर चुका है। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज़ आ रही सर आपको? पूरी थोड़ा जोर से बात कर सकते हैं, आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। अपनी तरफ से तो पूरी ताकत लगा रहे हैं सर, लेकिन अब वो आप तक पहुंच नहीं पा रही है। सर अभी ठीक है। अच्छा, चलिए ठीक है सर, कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा तेज़ी के साथ बोलने की कोशिश करें। लेकिन संदीप जी बताइए जरा पहले कंपनी के बारे में, फिर जरा और विस्तार पूर्वक सर से बातचीत करते हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा अच्छा रिस्पांस कहना चाहिए, क्योंकि पहले दिन ही आईपीओ पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। जो लेटेस्ट नंबर्स मेरे सामने हैं, ये आज खुला है, 12 तारीख तक आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड देखें तो 456 रुपये से 480 रुपये तय किया गया है। 1100 करोड़ रुपए का ये कुल आईपीओ, जिसमें फ्रेश इशू भी है और ओएफएस भी है। कंपनी के पास 850 करोड़ रुपए के आसपास की रकम आएगी और ओएफएस के जरिए जो मौजूदा निवेशक हैं वो 250 करोड़ रुपए की रकम जुटाएंगे और 12.5 तक तो 1.25 गुना के आसपास के नंबर थे, लेकिन लेटेस्ट नंबर अगर आप देखेंगे 1:30 बजे के आसपास का, तो पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। हालांकि इसमें एक चीज़ आपको और देखने लायक, समझने लायक वो ये है कि रिटेल से ज़्यादा जो उत्साह है वो देखने को मिला है। करीब 1.25 गुना के आसपास रिटेल का हिस्सा बढ़ चुका है और एनआईआई, जिन्हें हम एचएनआईज के नाम से पहले जानते थे, वो 1.5 गुना के आसपास भरा है। लेकिन QIBs अभी भी इससे पूरी तरह से एब्सेंट है, कोई रिस्पॉन्स उनकी ओर से नहीं देखने को मिला है। पर आईपीओ जो है वो पूरी तरह से भर चुका है और इसका जो इस्तेमाल है, जो रकम आने वाली 850 करोड़ रुपए के आसपास की, उसमें एक अच्छी चीज़ जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि कुछ डेट का हिस्सा भी ये रिटायर करते हुए नजर आएंगे। उसमें डेट का हिस्सा जो है यहाँ पर जो है अदायगी में किया जाएगा। चलिए जरा आप हमारे खास मेहमानों से सौरभ जी और किरण जी से बातचीत करके पूछ लेते हैं। सौरभ जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आईपीओ लेकर के आ रहे हैं और आपसे जानना ये चाहेंगे कि इस क्षेत्र के अंदर ऑलरेडी पहले से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मौजूद है और आप उतरे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2013 से आप उतरे हुए हैं और उसके बाद से आप कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं अपने आप को इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में। और दूसरा, जिस तरीके से आने वाले दिनों में 2 बड़े फैक्टर्स हैं, एक तो फेड रेट कट होने वाला है, फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने वाली है, इसका फ़ायदा आपको किस तरीके से होता हुआ दिखाई देगा? नमस्कार विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी आपने बताया कि आईपीओ पूरा सब्सक्राइब हो चुका है और एक बड़ी बहुत खुशी की बात है और इसमें इससे साफ साफ जाहिर होता है कि लोगों का विश्वास कंपनी में और सेक्टर में बहुत जोर में है। पीएनजी की बात करें तो पीएनजी लगभग 200 साल से ज्वेलरी कारोबार में है। इंडिया से वन ऑफ द ओल्डेस्ट ज्वेलरी कंपनीज है। सांगली में कारोबार चालू हुआ था 1832 में। 1958 में हम लोग ने एक्सपेंशन पूना में किया। मैंने ये बिजनेस 2000 साल में ज्वाइन किया और वहाँ एक दुकान से लेके आज 40 दुकान तक की जर्नी पूरी हो चुकी है। आज पीएनजी के एज ऑफ जून एंड 39 स्टोर्स है और पीएनजी आज महाराष्ट्र में सेकेंड लार्जेस्ट ज्वेलरी चेन है तनिष्क के पीछे। लगभग 25-30 लाख ग्राहकों का विश्वास, 3-4 पीढ़ियों से लोगों का पीएनजी ज्वेलरी के ऊपर, ज्वेलरी के साथ एक समझौता रहा है, रिलेशन रहा है और ये चलते बहुत अच्छा स्कोप है एक्सपेंशन का, क्योंकि महाराष्ट्र एज अ स्टेट ऑर्गेनाइज तरफ बढ़ रहा है और ये चलते हमने पिछले 4-5 सालों में बहुत अच्छे ग्रोथ दिखाई है, अच्छे नंबर दिखाए हैं और आईपीओ का मुख्य कारण यही है कि स्टोर की संख्या बढ़ानी है
और अभी अगले 2 साल में हमको महाराष्ट्र का नंबर 1 ज्वेलर बनना है। 60 दुकानों के आसपास की टारगेट रखा है। और ये करते वक्त हमें विश्वास है कि जो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं, जो हमारे पीढ़ी जात कस्टमर्स हैं, कारागिर हैं, उनका सपोर्ट हमेशा रहेगा। और एक जो हमारे यूएसपी है, हर दुकान प्रॉफिटेबल है। हमारे हर दुकान में एवरेज 170 करोड़ का धंधा होता है। और हमारे हर दुकान का जो एरिया है पर स्क्वायर फुट हमारा 6 लाख के ऊपर रेवेन्यू है। तो बहुत अच्छी पॉजिटिव चीजें हमारे कंपनी ने दिखाई है, प्रूव की है। और विश्वास है कि आगे चलते आईपीओ के बाद इससे ज्यादा और ग्रोथ कर सके, प्रगति कर जी सके। जी और वो एम है कि महाराष्ट्र का नंबर 1 प्लेयर बनना है। और उसके बाद जैसे पेशवा ने आगे दौड़ की थी महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, वहां से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली, ऐसा पीएनजी को आगे विस्तार करना है। और एक भारतवर्ष का एक जाना माना ब्रांड और एक अच्छा ब्रांड की तरफ कोशिश चल रही है। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हमारी जो पोजीशनिंग है मार्केट में, वो बहुत एक यूनिक पोजीशनिंग है। हम लोग कहते हैं कि हम भारत के एकमात्र ऑर्गेनाइज फैमिली ज्वेलर है। इसका मतलब हमारे पास जो ग्राहक है पिछले 100-150 साल से एक फैमिली की तरह हमारा कारोबार होता है, उसके साथ रिलेशन है। लेकिन एक दूसरे साइड पे एक ऑर्गेनाइज सेटअप है, कंप्लायंस ड्रिवन सेटअप है, एसओपी ड्रिवन सेटअप है। तो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जहाँ पे फैमिली टाइप के कस्टमर और कॉर्पोरेट कस्टमर दोनों को एक विश्वास मिलता है, जी दोनों को यहाँ पे आने का एक आनंद होता है। तो मुझे लगता है ये जो हमारी पोजीशनिंग है, यूनिक पोजीशनिंग है। और इसको लेके हम लोग आगे की हमारी दौड़ चालू रखेंगे। सर आपने काफ़ी सारी बातें कही। 40 स्टोर से आपको 60 स्टोर तक का सफ़र तय करना है। बहुत स्वागत है सर, मैं संदीप बात कर रहा हूँ। और आपने ये भी कहा कि आपको तेज़ी से एक्सपैंड भी करना है और ऑर्गेनाइज सेक्टर की भी आपने बात करी। तो मैं समझना चाहता हूँ सर, इस स्पेस की जहाँ तक बात है, जिस सेगमेंट में आप ऑपरेट करते हैं, उसमें ऑर्गेनाइज भी है, अनऑर्गेनाइज का भी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, चाहे आप ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की बात करें या अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें। तो उस कॉम्पिटिशन को आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि मैं आपके नंबर्स देख रहा था, पिछले 2 साल में आपने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया। आपके जो रेवेन्यूज़ हैं 2,500 करोड़ से बढ़कर 6,100 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गए हैं। तो एक आप अपने जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो कंपटीशन मिलता है आपको, उसको कैसे बीट करने में कामयाब होते हैं? और ये जो आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, उसको फिर आप कैसे पूरा करेंगे? कब तक 60 स्टोर्स हो जाएंगे आपके? नमस्कार रणदीप जी। मैं पहले कहना चाहूंगा कि इंडिया के जो जेम एंड ज्वेलरी मार्केट है वो आज लगभग 80 बिलियन डॉलर का मार्केट है। और ये लगभग 20 से 25% सालाना ग्रोथ से बढ़ रहा है। सो मेरे हिसाब से अगर अगले 4 साल देखेंगे तो ये मार्केट डबल होके लगभग 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। एक बड़ा मार्केट है जिसमें महाराष्ट्र और वेस्ट रीजन लगभग 25% शेयर लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में पोटेंशियल बहुत है। और अगर बात करें 5-6 साल पहले तो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट 80% के ऊपर था। आज वो घट के लगभग अनऑर्गेनाइज सेगमेंट 60% पे आया है। और महाराष्ट्र में खास करके बात करें तो ये फास्ट मूविंग चेंज दिख रहा है कि लोगों को अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज तरफ आना है। इसके बहुत से रीजन है। हॉल मार्किंग कंपलसरी हो गई है, नए डिजाइन, शॉपिंग एक्सपीरियंस में मिलता है ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास, ये लोगों को वहाँ पे खींच रहा है। और ये चलते जो हमारी ग्रोथ हुई है वो दोनों तरफ से हुई है, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज। नए क्लाइंट जुड़े हैं। और दूसरा जो कंपटीशन में लोग हैं बड़े, वो लोकल ज्वेलर्स है, लोकल चेन्स है, उनके तरफ से भी लोग आ रहे हैं। तो ये दोनों नए कस्टमर जुड़ने का मेन कारण है। और जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जी हमारे एवरेज टिकट वैल्यू बात करें तो गोल्ड की टिकट वैल्यू 1,20,000 है, डायमंड की 1,90,000 है। और ये भी बढ़ रहा है। नंबर ऑफ कस्टमर जो हमारे खुद के हैं वो उनका बाइंग भी बढ़ रहा है। तो ये चलते ये ग्रोथ हो रही है। और मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में और पूरे भारतवर्ष में जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर की एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है। और इसका मेन जो कारण लग रहा है वो है पर कैपिटा इनकम। जो हर एक भारतीय के पास पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है और उसमें से डिस्पोजेबल इनकम का शेयर बढ़ रहा है। तो जैसे ये बढ़ेगा और शेयर बढ़ेगा, लोगों का रुझान ज्वेलरी की तरफ और बढ़ता जाएगा।
तो ये एक सेक्टर है जिसकी आज शुरुआत हुई है और आगे इसको ऊपर जाना है। तो हम कॉन्फिडेंट है कि हम एक राइट टाइम पे और एक राइट सेक्टर में है। जी। किरण अभी बात करेंगे आईपीओ का साइज और उसका जो हम लोग जो उससे पैसा खड़ा करके उसका आगे डिप्लॉयमेंट और प्लान क्या है। तो मैं जी। किरण जी को कहूंगा कि आगे की बात करने के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आखिरी का छोटा सवाल है, क्योंकि अभी आप लोग भी व्यस्त हैं और बहुत सारे आईपीओ इस समय आईपीओ के झड़ी लगी हुई है। सर माफ़ कीजिएगा, किरण जी आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आपने बताया कि घरेलू बाजार में 60 स्टोर खोलेंगे, आप विदेश में भी पहुंच गए, आपने यूएस में एक स्टोर खोला हुआ है, तो ये सिर्फ सिंबॉलिक है या इंटरनेशनल मार्केट को लेकर के कुछ सीरियस प्लान भी है आपका आने वाले समय को लेकर के? इसके बारे में कुछ अपडेट्स देना चाहेंगे क्या आप? तो हमने स्टोर चालू करी यूएस का, तो हम लोग इंडिया के पहले ये ऑर्गेनाइज सवाल किरण जी से सवाल था सर। अच्छा, किरण जी बात कर रहे हैं। जी जी, हाँ। तो किरण जी ये जी जी बताइए। विपुल जी, अभी हमारा जो 2007 से लेके आज तक सिर्फ एक ही स्टोर है जो कि यूएस में है। वो स्टोर के ऊपर अच्छी खासी मेहनत की थी और आज के दिन में वो स्टोर अपना सेल्फ स्टैंड है, ना कोई वहाँ पे डेट है ना कोई है। सो वहाँ पे टिपिकली जो लोग इंडिया से गए और पर्टिकुलरली महाराष्ट्र से गए, वो लोग वहाँ पे पीएनजी ज्वेलर्स का जो शॉप है वहाँ का उसका बेनिफिट ले रहे हैं। दूसरा चीज ऐसा है कि वी आर द फर्स्ट वन की जो ऑर्गेनाइज ज्वेलरी सेगमेंट में से यूएस में जाके स्टोर ओपन किए हैं। सो आज के दिन में यूएस स्टोर जो है हमारा वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। आगे आने वाले दिनों में हमारा इंटरनेशनल प्रेजेंस आज के दिन में बढ़ाने की कोई मंशा है नहीं, क्योंकि फोकस जो रहेगा वो महाराष्ट्र में रहेगा। और महाराष्ट्र के बाद में जैसे सौरभ जी ने बताया कि वी आर गोइंग टू फॉलो पेशवा रूट। किरण जी, एक लास्ट सवाल आपसे, जल्दी से अगर आप इसका जवाब दे पाएं, थोड़े समय का अभाव है। मार्च 2022 में आपका करीब 295 करोड़ रुपए का डेट था, वो बढ़कर मार्च 2024 के एंड तक ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। ये जो 850 करोड़ रुपए के आसपास की रकम आ रही है, उसमें से आप कितना डेट रिटायर करेंगे सर? आज तक हमारा जो डेट है 850 करोड़ में से 300 करोड़ रुपया जो है वो हम डेट की जो है वो लागत कम करने में लगाएंगे। एट द सेम टाइम हम वही पैसा जो कम करने के बाद में बाकी रहेगा, हम वो गोल्ड मेटल लोन के तौर पे वापस खड़ा करेंगे, ताकि फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़े और हेजिंग जो है, गोल्ड में जो हेजिंग इंपॉर्टेंट होता है, वो हेजिंग का हमारा पर्पज भी सॉल्व हो जाए। सो ये दोनों मंशा से हम फंड यूटिलाइजेशन करेंगे। उसके अलावा 395 करोड़ जो है वो आने वाले 12 स्टोर्स के लिए हमने रिजर्व रखे हुए हैं, जिसमें से 9 स्टोर ये साल में और 3 स्टोर अगले साल में करने का प्रावधान है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, किरण जी, आप दोनों को आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपका आईपीओ को रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। ऐसे ही जो है आपके जो निवेशक हैं, जो लोग आपके ऊपर भरोसा जता रहे हैं, उनको उसी तरीके से रिटर्न भी मिलता हुआ दिखाई दे। और कभी महाराष्ट्र आप लोग आते जाते रहते हैं, तो जब भी मुंबई आना होगा तो एक बार आपके स्टोर पर आपसे आकर के आपसे मुलाकात करेंगे, तो उम्मीद है कुछ थोड़ा डिस्काउंट देंगे आप। थैंक यू सर। जी जी, गुड डे। जी जी, मैं कह रहा हूँ आपके शॉप पे आएंगे तो डिस्काउंट आपसे मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। चलिए लेकिन जरा पूछ लेते हैं अरुण जी के पास, जरा फटाफट चलते हैं। अरुण सर, आपको कैसा लग रहा है, आज से खुला है नया आईपीओ? अब तो हर आईपीओ जो है वो देख रहे हैं कि पिछले 3-4 आईपीओ ऐसे रहे, 3 आईपीओ कम से कम ऐसे रहे हैं जो पहले दिन ही सब्सक्राइब हो जा रहे हैं। काफ़ी तेज़ी के साथ लोगों का फिर से रुझान जो है वो प्राइमरी मार्केट में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर, और कैसे देख रहे हैं फंडामेंटल्स को आप? विपुल जी, काफी अच्छी कंपनी है। ओवरऑल गोल्ड एंड सिल्वर आप जो भी कह सकते हैं, जो प्रीशियस मेटल्स के स्टॉक्स है वो मोमेंटम में भी है काफी वजहों से, क्योंकि मोमेंटम गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में भी है और अच्छा उछाल वहां पे भी देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक पे जरूर मुझे लग रहा है अप्लाई करने की सलाह रहेगी। अच्छे गेन्स मिल सकते हैं, 30 से 40% मुझे लग रहा है प्रीमियम स्टॉक का लिस्ट हो सकता है। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। इवन लॉन्ग टर्म भी मुझे लग रहा है कंपनी काफी अच्छा कर सकती है, क्योंकि ओवरऑल मुझे आने वाले दिन में गोल्ड एंड सिल्वर के रिलेटेड जो भी कंपनीज है मुझे लग रहा है उसमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी में जरूर अप्लाई करें, लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन्स दोनों के लिए भी अप्लाई करके चलते हैं। दोनों में ही अप्लाई करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अरुण जी का मानना है कि आप कर सकते हैं, लंबी अवधि के लिए भी और लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इस बीच चलते हैं सीधे संदीप जी के पास। और संदीप जी बताइए, यहाँ पर बाकी जो आईपीओस खुले हुए हैं, कल से मेला लगा हुआ है, कल 3 आईपीओ खुल गए और तीनों को ही निवेशकों ने भरपूर प्यार दिया हुआ है। बजाज की बात कर लें थोड़ी सी, क्योंकि वहाँ पर बड़ा नाम है, लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। क्या कुछ अब तक सब्सक्रिप्शन के आंकड़े कह रहे हैं?
बिल्कुल, यहाँ पे हमने देखा था खुलने के 4 घंटे के अंदर ही आईपीओ पूरा सब्सक्राइब हो गया था कल जब ये खुला था, और अभी तक अगर आप देखें 12:30 के जो नंबर्स मेरे पास हैं वो 4.25 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी उसमें हो चुका है। 66 से 70 रुपये का प्राइस बैंड है, तो प्राइस बैंड अपने आप में ही काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि छोटा जितना टिकट साइज होता है रिटेल निवेशकों का काफ़ी रुझान रहता है। और वैसे भी कंपनी नो डाउट फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। 6,560 करोड़ रुपये का ये आईपीओ, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपये बजाज फाइनेंस को मिलेंगे, जो कि इनकी प्रमोटर कंपनी है, और इस कंपनी के पास खुद 3,560 करोड़ रुपये के आसपास की रकम आ रही है। अच्छी बात यह है कि 64 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी भी आपको इस कंपनी में नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए, कल 1 गुना के आसपास पहले 4 घंटे में हो गया था, अभी तक करीब 4 गुना के आसपास के नंबर आ चुके हैं। 4 गुना दूसरे दिन ही, और मुझे लगता है कि ये शाम होते होते और भी ज़्यादा मल्टीफोल्ड जो है सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे। और ऐसे में आईपीओ के अलॉटमेंट की, शेयर्स के अलॉटमेंट की संभावनाएं बहुत घट जाती हैं। सर क्या लग रहा है सर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे सभी बुलिश हैं, क्या आप भी बुलिश हैं यहाँ पर, और क्या रणनीति होनी चाहिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के? विपुल जी, डेफिनेटली अप्लाई करने की सलाह है। अगर अलॉटमेंट आता है तो लॉन्ग टर्म होल्ड भी करें, क्योंकि बड़े पेरेंटेज ग्रुप से आती है। ओवरऑल वैल्यूएशंस भी अच्छे वैल्यूएशंस पे कंपनी आ रही है। मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 70-80% के गेन्स तो मिलने ही चाहिए लिस्टिंग गेन पे। वहां से भी मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली अप्लाई करें। अगर जिनको भी अलॉटमेंट आता है तो मुझे लग रहा है अगर ज्यादा लॉन्ग टर्म रखते हैं तो और अच्छा पैसा बन सकता है। तो डेफिनेटली अप्लाई करें। अगर अलॉटमेंट आता है तो मुझे लग रहा है वहां से भी अगर 6 से 12 महीने रखते हैं तो वहां से भी अच्छा पैसा बन सकता है। वहाँ से भी अच्छे पैसे बन सकते हैं, यानी कि सेकेंडरी मार्केट में पैसे बन नहीं रहे हैं, तो अब दांव लगाते रहिए, किसी भी आईपीओ में मिल जाएगा। इधर पिछले 3-4 आईपीओस तो ऐसे ही रहे कि जहाँ पर भी अगर लग गया है तो फिर अच्छे रिटर्न मिलते हुए दिखाई दिए हैं। तो इस वजह से जो है लोगों का रुझान भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा ज़रा क्रॉस लिमिटेड की बात कर लेते हैं। ये भी कल से खुला हुआ है, और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कल नंबर्स काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन के देखने को मिले थे। ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम दिखाई दे रहा है, और क्या कुछ सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है संदीप जी? बिल्कुल, यहाँ पे भी नंबर्स अच्छे नजर आएंगे आपको। ये भी 9 से 11 तारीख का ही आईपीओ है, दूसरा दिन है इसका। 228 से 240 रुपये का प्राइस बैंड है। ये कंपनी 250 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है, और ये पूरी तरह से 500 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है, माफ़ कीजिए, और 250 करोड़ रुपये ओएफएस है, और 250 करोड़ रुपये का ही फ्रेश इशू है। तो बराबर है दोनों ओएफएस और फ्रेश इशू। और 12.5 तक के नंबर्स मैं आपके सामने रखता हूँ। 1.6 टाइम्स ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन है वो इस स्टॉक में देखने को मिल चुका है। हालांकि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उतना उत्साहजनक नहीं आपको नजर आएगा। 240 रुपये का हायर बैंड है, और ग्रे मार्केट 48 रुपये पर शेयर के आसपास का प्रीमियम दे रहा है। 48 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इतने सारे आईपीओस खुले हुए, कहाँ कहाँ ग्रे मार्केट में प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्रॉस लिमिटेड को लेकर के क्या यहाँ पर वैल्यूएशन कैसी लग रही है, वो जरा अरुण जी से समझ लेते हैं। अरुण जी, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं, तो बहुत सारे लोग इसलिए भी अप्लाई करते हैं कि ठीक है वहाँ तो मिलेगा नहीं, यहाँ अप्लाई कर दें, हो सकता है यहाँ पे लॉटरी लग जाए। आपकी सलाह क्या होगी? विपुल जी, अगर चूज करना है तो बजाज हाउसिंग के साथ ही जाएं। बजाज हाउसिंग में ही अच्छा पैसा बन सकता है। अलॉटमेंट आना नहीं आना अगेन ये प्योर लक आप कह सकते हैं। अगर अलॉटमेंट आता है तो वहां पे पैसा बन सकता है, तो बजाज हाउसिंग पे जरूर जाएं। या पीआर गाडगिल जो दूसरी गोल्ड वाली कंपनी है, प्रेशियस मेटल वाली, वो वहां पे भी मुझे लग रहा है अच्छा पैसा बन सकता है। अगर तीनों में चूज करना है तो ये दोनों पे चूज करें। क्रॉस में भी मुझे लग रहा है 20-25% के गेन जरूर देखने को मिल सकते हैं। अगर उस गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पे अप्लाई जरूर कर सकते हैं। प्योर लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करें, लिस्टिंग के बाद एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। अगर तीनों में बेट करना है तो मुझे लग रहा है बजाज हाउसिंग में अच्छा पैसा बनेगा। अगेन अलॉटमेंट आने के चांस कम है, अलॉटमेंट आएगा नहीं आएगा सेकेंडरी है, और वहां पे अच्छा पैसा बन सकता है। अच्छा पैसा जो है यहाँ बनेगा जो है बजाज हाउसिंग में, लेकिन अगर पैसे हैं तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। कम पैसे हैं तो बजाज हाउसिंग और पीएनजी का जो आईपीओ आज से खुला है उस पर आप लगा सकते हैं। लेकिन टॉनलिन टायर्स को लेकर के क्या किया जाए? कल से ये आईपीओ खुला हुआ है एक और, तो वहाँ पर संदीप जी से पूछ लेते हैं। संदीप जी बताइए, क्या कुछ नंबर्स देखने को मिल रहे हैं? यहाँ पे नंबर्स आपको बेटर नज़र आएंगे। अगर आप क्रॉस लिमिटेड से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे करीब 3.5 गुना के आसपास बुक ऑलरेडी बन चुकी है। 215 से 226 रुपये का प्राइस बैंड है। 230 करोड़ रुपये ये कंपनी जुटाना चाहती है। ज़्यादा रकम जो है वो फ्रेश इशू के जरिए कंपनी के पास आएगी। 200 करोड़ रुपये का फ्रेश इशू है। केवल 30 करोड़ रुपये का यहाँ पे ओएफएस है। जो मौजूदा निवेशक हैं वो 30 करोड़ रुपये के आसपास के शेयर बेचेंगे। 3.5 गुना के आसपास ये ऑलरेडी भर चुका है, लेकिन 39 रुपये का ही आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम नजर आएगा, जबकि हायर बैंड आप देखिए 226 रुपये का। तो उस लिहाज से ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ को लेकर उतना ज़्यादा उत्साहजनक नहीं नजर आ रहा। अब निवेशकों का हालांकि अभी भी रुझान तो है ही है, लेकिन अब देखते हैं अरुण जी, क्या जिन लोगों ने लगा दिए उनके लिए क्या सलाह रहेगी, और जो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं क्या अवॉइड कर सकते हैं इसे, या फिर यहाँ पे भी आपको लगता है कि संभावनाएं हैं कुछ?
देखिए अगेन विकल्प काफी ज्यादा है। अगर विकल्प चुनना है तो फर्स्ट 2 आईपीओ जो अपन ने डिस्कस किए उनमें ही जाना चाहिए। इनमें भी पैसा बन सकता है, नो डाउट। कंपनी काफी अच्छी है, ओवरऑल ओएफएस और फ्रेश इशू दोनों ही साथ है। पर अगर विकल्प चुने तो बजाज हाउसिंग और पीआर गाडगिल के साथ ही जाए, वहां पे अच्छा पैसा बन सकता है। इसलिए विकल्प के साथ अगर चुनते हैं तो उन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने की सलाह है। इसमें अगर जो लोग पैसे लगा दिए हैं या लगाना चाह रहे हैं, उनका मन है तो अवॉइड करें या नहीं, पैसा लगाएं या नहीं लगाएं? देखिए छोटे लिस्टिंग गेन्स के लिए लगा सकते हैं। कंपनी अच्छी है, छोटे लिस्टिंग गेन्स के लिए जरूर इसमें 20-25% के लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल आरपीओ मार्केट में मोमेंटम है और ओवरऑल कंपनी भी मुझे लग रहा है ठीक ठाक नजर आ रही है। तो 20-25% के लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर चूंकि मुझे लग रहा है दूसरे विकल्प ज्यादा बेटर है। अगर आप कम पैसा लगाना है तो उन दोनों आईपीओ के साथ जाए। इसमें भी लगाते हैं तो मुझे लग रहा है 20-25% तक के रिटर्न लिस्टिंग डे के दिन देखने को मिल सकता है। 20-25% के रिटर्न लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो यहाँ पर भी अगर लगा दिए हैं तो अफसोस करने वाली बात नहीं है यहाँ पर। चलिए, कल एक आईपीओ बंद हुआ, उस पर फटाफट जरा राय ले लेते हैं संदीप से कि वहाँ पर क्या कुछ आंकड़े, आखिरी नंबर क्या कुछ निकल करके आए हैं और वहाँ पर जिनको अलॉटमेंट होता है क्या करना चाहिए, अरुण जी से समझेंगे। बताइए संदीप जी। बिल्कुल, इसका प्राइस बैंड आप देखें तो 78 से 83 रुपये था। 170 करोड़ रुपए का इशू था, जिसमें से कंपनी के पास 122 करोड़ रुपए आएंगे और ओएफएस 47 करोड़ रुपए का था। नंबर्स बहुत ज़बरदस्त देखने को मिले हैं। 125 गुना के आसपास से कुल मिलाकर देखें तो आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। लेकिन थोड़ा सा चौंकाने वाली या हैरान करने वाली बात है कि इतना ज़्यादा सब्सक्राइब होने के बाद भी जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है उतना उत्साहजनक नहीं है। 78 से 83 रुपये जैसे मैंने कहा प्राइस बैंड है, तो अगर 83 रुपये पे बुक बनती है जैसे कि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बता रहे हैं, तो केवल 35 रुपये के आसपास का ही ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। हालांकि 100 गुना से ज़्यादा भरा है तो उस हिसाब से तो पैसा डबल हो जाना चाहिए था, लेकिन उतना उत्साह अगर आप देखेंगे तो ग्रे मार्केट में नहीं देखने को मिल रहा। सर, ये ग्रे मार्केट वालों को अच्छा क्यों नहीं लग रहा? 125 गुना, मतलब 125 लोगों में से एक आदमी को मिलेगा, क्या वजह लग रही है? और जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है निश्चित रूप से कम लोगों को मिलेगा क्योंकि 125 गुना सब्सक्राइब हुआ है, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि क्या लिस्टिंग के दिन निकल जाएं, या फिर जिन लोगों को नहीं मिला है क्या उन्हें क्या सेकेंडरी मार्केट में चेस करने की कोशिश करनी चाहिए शेयर को? विपुल जी, मुझे लग रहा है दोनों लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए स्टॉक अच्छा है। नो डाउट ग्रे मार्केट प्रीमियम बता नहीं रहा उस तरह की लिस्टिंग, पर मुझे लग रहा है एक अच्छी बड़ी लिस्टिंग होनी चाहिए इस स्टॉक की। तो प्योरली जिन्होंने भी लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पर लॉन्ग टर्म में भी मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा रुझान दिखा सकता है। तो लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म दोनों पे ही मुझे लग रहा है अच्छा पैसा बन सकता है। तो जिनको भी अलॉटमेंट आते हैं अगर वो थोड़ा लंबा व्यू रख सकते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके चले। अगर प्योरली कोई लिस्टिंग गेन के लिए ही कर रहा है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बुक करके निकल सकते हैं। पर मुझे लग रहा है ये लिस्टिंग होने के बाद भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। आईपीओ के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन क्या करें, 2:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। जो समय जो है बचा नहीं है हमारे पास कि अब इसको और ज़्यादा जो है इसको एक्सटेंड किया जाए इस सेगमेंट को खास तौर से। तो संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आईपीओस खुले हुए हैं, आपके सवाल हम आईपीओ सेगमेंट में कल ले लेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे आईपीओस खुले हुए हैं। मैनेजमेंट की भी बातों को सुनना ज़रूरी था, तो इसलिए जो है आज का सेगमेंट थोड़ा सा बड़ा हो गया। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।